दोस्तन आजकल शेयर मार्केट में एक नाम हर तरफ गूंज रहा है, एनएसडीएल आईपीओ। हर न्यूज चैनल, हर फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर, हर व्हाट्सएप ग्रुप में बस इसी की चर्चा है। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे यह एक गोल्डन टिकट है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो मिस कर दी तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। यह फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट इतना ज्यादा है कि नए रिटेल इन्वेस्टर्स बिना सोचे समझे इसमें पैसा लगने के लिए तैयार बैठे हैं। उन्हें लग रहा है कि जैसे ही यह आईपीओ लिस्ट होगा उनके पैसे डबल या ट्रिपल हो जाएंगे। पर क्या यह सच है? क्या इस हाइप के पीछे कोई ठोस वजह है या ये सिर्फ एक हवा का गुब्बारा है? हम यहां आपको डराने नहीं आए हैं बल्कि आपको आगाह करने आए हैं। इस ऐसे में हम इस आईपीओ की हाइप को बस्ट करेंगे और आपको वो सच बताएंगे जो शायद कोई और नहीं बता रहा। हमारा मकसद आपको फैक्ट्स और लॉजिक के बेसिस पर एक ऐसी क्लियर पिक्चर देना है जिससे आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। हम एनएसडीएल के बिजनेस को, उसके फाइनेंशियल्स को और उसके सामने खड़े चैलेंजेस को एक एक करके समझेंगे ताकि आप इस फोमो की अंधी दौड़ से बच सकें। मार्केट में हमेशा एक स्टोरी बेची जाती है। एनएसडीएल के केस में स्टोरी है मार्केट लीडर, स्टेबल बिजनेस, डिजिटल इंडिया का फ्यूचर। तो चलिए हमारे साथ इस सफर पर हम इस ईपीओ की हर परत को खोलेंगे और देखेंगे कि अंदर क्या है। सबसे पहले यह समझते हैं कि एनएसडीएल आखिर करती क्या है। सिंपल शब्दों में एनएसडीएल यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड इंडिया की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी है। डिपॉजिटरी का काम एक बैंक जैसा होता है, लेकिन यह पैसा नहीं, आपके शेयर्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में संभल कर रखती है। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो वो फिजिकल सर्टिफिकेट के रूप में नहीं आते, बल्कि आपके डिमाट अकाउंट में डिजिटल एंट्री के रूप में स्टोर होते हैं। एनएसडीएल ही वो कंपनी है जो इन लाखों करोड़ डिमाट अकाउंट्स और अनमेन रखे शेयर्स का हिसाब किताब रखती है। तो बेसिकली यह इंडियन स्टॉक मार्केट की नींव का एक इंपॉर्टेंट पठार है। एनएसडीएल का रेवेन्यू मॉडल भी समझना आसान है। इनकी कमी के कई सोर्सेस हैं। सबसे बड़ा सोर्स है एनुअल इश्यूअर चार्जेस। हर कंपनी जिसके शेयर्स एनएसडीएल के पास लिस्टेड हैं वो एनएसडीएल को एक सालाना फी देती है। इसके अलावा ट्रांजैक्शन चार्जेस और एएमसी भी हैं। तो बिजनेस मॉडल तो काफी सॉलिड और स्टेबल लगता है। आखिर जब तक शेयर मार्केट है एनएसडीएल का काम चलता रहेगा। पर यहां एक पिच है, एनएसडीएल का बिजनेस डायरेक्टली मार्केट वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। जब मार्केट में तेजी होती है एनएसडीएल की कमाई बढ़ जाती है, लेकिन जब मार्केट क्रैश करता है रेवेन्यू ग्रोथ पर सीधा असर पड़ता है। एक और पॉइंट जो इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए वो है प्राइसिंग पावर। क्योंकि एनएसडीएल एक रेगुलेटेड एंटिटी है, ये अपनी मर्जी से फीस नहीं बढ़ा सकती। चलिए अब एनएसडीएल की रिपोर्ट कार्ड यानी उसके फाइनेंशियल्स पर एक नजर डालते हैं। जब हम पिछले कुछ सालों का डाटा देखते हैं तो एक चीज साफ दिखती है, कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। रेवेन्यू में स्टडी ग्रोथ नजर आती है, प्रॉफिट में भी स्टडी ग्रोथ नजर आती है। खासतौर पर कोविड-19 के बाद जब स्टॉक मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स की बात सी आ गई, एनएसडीएल को इसका बहुत फायदा हुआ। नए डिमट अकाउंट्स खुलने की स्पीड रॉकेट जैसी हो गई और ट्रेडिंग वॉल्यूम्स आसमान छूने लगे। यह सब कंपनी की बैलेंस शीट में साफ झलकता है। लेकिन एक स्मार्ट इन्वेस्टर सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस देखकर इन्वेस्ट नहीं करता, वो फ्यूचर को एनालिसिस करता है। सवाल यह है कि क्या यह जबरदस्त ग्रोथ आगे भी कंटिन्यू करेगी? अब मार्केट थोड़ा सैचुरेट हो रहा है। जिन लोगों को डिमट अकाउंट खोलना था उनमें से ज्यादातर खोल चुके हैं। अब नए अकाउंट्स खुलने की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। इसके अलावा अगर मार्केट में कोई बड़ा करेक्शन आता है तो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स भी कम होंगे। इसका सीधा मतलब है कि एनएसडीएल की रेवेन्यू ग्रोथ आने वाले सालों में उतनी शानदार नहीं रहेगी। एक और चिंता का विषय है कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन्स। भले हाई कंपनी प्रॉफिटेबल है, लेकिन इसके खर्चे भी बढ़ रहे हैं, खासकर टेक्नोलॉजी और एम्प्लॉई कॉस्ट्स पर। डिजिटल वर्ल्ड में रेलेवेंट रहने के लिए एनएसडीएल को अपनी टेक्नोलॉजी को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करना पड़ता है, जिसमें काफी पैसा लगता है। अंत में एनएसडीएल आईपीओ एक ऑफर फॉर सेल है। इसका मतलब है कि कंपनी को नया पैसा नहीं मिल रहा है, बल्कि पुराने शेयर होल्डर्स अपना हिस्सा बेचकर पैसा अपनी जेब में डाल रहे हैं। अक्सर यह कहा जाता है कि एनएसडीएल अपने सेक्टर का मार्केट लीडर है, जो सच भी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो मार्केट का अकेला खिलाड़ी है। इंडिया में डिपॉजिटरी बिजनेस एक दुओपोली है, यानी इस मार्केट में दो बड़े प्लेयर्स हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल। भले हाई एनएसडीएल ओवरऑल मार्केट शेयर में आगे हो, लेकिन पिछले कुछ सालों में सीडीएसएल ने जबरदस्त तेजी दिखाई है। खासकर रिटेल इन्वेस्टर्स के इस सेगमेंट में सीडीएसएल ने एनएसडीएल को काफी पीछे छोड़ दिया है। ज्यादातर नए डिस्काउंट ब्रोकर्स सीडीएसएल के साथ जुड़ हुए हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि नए खुलने वाले डिमट अकाउंट्स में से एक बड़ा हिस्सा सीडीएसएल के पास जा रहा है। इससे सीडीएसएल का मार्केट शेयर लगातार बढ़ रहा है और एनएसडीएल का मार्केट शेयर धीरे धीरे कम हो रहा है। यह एक बहुत बड़ा कंपेटिटिव रिस्क है। एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना जिसका मार्केट शेयर कम हो रहा हो हमेशा रिस्की होता है। भले ही एनएसडीएल अभी भी इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स की वजह से आगे है, लेकिन फ्यूचर तो रिटेल पार्टिसिपेशन का है। अगर एनएसडीएल इस ट्रेंड को रिवर्स नहीं कर पाती तो उसकी ग्रोथ सीडीएसएल से काफी कम हो सकती है। ग्लोबल लेवल पर भी कंपटीशन और टेक्नोलॉजी का प्रेशर है। ब्लॉकचेन जैसी नई टेक्नोलॉजीज डिपॉजिटरी बिजनेस को आने वाले समय में डिसरप्ट कर सकती हैं। एनएसडीएल को इन फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और खुद को रेलेवेंट बनाए रखना पड़ेगा, जिसमें काफी कैपिटल और एफर्ट लगेगा।
इसके अलावा CDSL ऑलरेडी स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड है, इसलिए इन्वेस्टर्स के पास एक बेंचमार्क है NSDL की परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन को कंपेयर करने के लिए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, NSDL IPO का प्राइस आखिर है क्या? क्या यह आपसे आपके पैसों की सही कीमत मांग रहा है या ओवरवैल्यूड है? IPO का सक्सेस या फेलियर बहुत हद तक उसके प्राइसिंग पर डिपेंड करता है। अगर कंपनी अच्छी भी हो लेकिन उसका IPO बहुत महंगे दाम पर लाया जाए तो लिस्टिंग के बाद उसके गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स को लिस्टिंग गेन्स नहीं मिलते और उनका पैसा फंस जाता है। NSDL के केस में इसका वैल्यूएशन काफी अग्रेसिव यानी महंगा रखा गया है। प्रोमोटर्स इस हाइप का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। NSDL का जो एक्सपेक्टेड PE रेशियो है वो उसके लिस्टेड कंपेटिटर CDSL के PE रेशियो से कहीं ज्यादा है। यह थोड़ा अजीब है। CDSL जिसका ग्रोथ रेट NSDL से बेहतर है और रिटेल सेगमेंट में मार्केट शेयर भी ज्यादा है, वो सस्ते वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, जबकि NSDL वो आपसे महंगा प्राइस मांग रहा है। ये लॉजिक के बिल्कुल खिलाफ है। ये ओवर वैल्यूएशन क्यों है? इसके पीछे एक वजह है स्कैर्सिटी प्रीमियम। क्योंकि डिपॉजिटरी बिजनेस में सिर्फ 2 ही बड़ी कंपनीज हैं, इसलिए इन्वेस्टर्स प्रीमियम देने को तैयार रहते हैं। NSDL के केस में प्रोमोटर्स और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इस प्रीमियम की आखिरी बूंद तक निचोड़ना चाहते हैं। वो पिछले 2-3 साल के सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स को बेस बनाकर वैल्यूएशन कर रहे हैं। इसे कहते हैं लीविंग नथिंग ऑन द टेबल फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। सोचिए, आप एक ऐसी दुकान से सामान खरीद रहे हैं जो बगल वाली दुकान से ज्यादा दाम मांग रहा है, जबकि बगल वाली दुकान का सामान ज्यादा पॉपुलर है। तो सारी बातें सुनने और समझने के बाद अब आते हैं आखिरी फैसले पर। क्या आपको NSDL IPO में पैसा लगाना चाहिए? देखिए, NSDL एक बुरी कंपनी नहीं है। इसका बिजनेस मॉडल सॉलिड है, यह अपने सेक्टर की लीडर है और प्रॉफिटेबल भी है। यह इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का एक अहम हिस्सा है और आगे भी रहेगी। लेकिन अच्छी कंपनी और अच्छी इन्वेस्टमेंट 2 अलग अलग चीजें होती हैं। एक अच्छी कंपनी भी गलत प्राइस पर खरीदने से एक बुरी इन्वेस्टमेंट बन सकती है। और NSDL के केस में सबसे बड़ा पंगा उसके वैल्यूएशन और फ्यूचर ग्रोथ को लेकर है। जो फोमो या हाइप का माहौल बनाया जा रहा है वो पिछले 2 साल की एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस पर बेस्ड है, जिसका आगे रिपीट होना मुश्किल लगता है। कंपनी का मार्केट शेयर कम हो रहा है, ग्रोथ स्लो होने के आसार हैं और IPO लाने वाले प्रोमोटर्स खुद अपना हिस्सा बेचकर निकाल रहे हैं। यह मत सोचिए कि हर IPO आपको लिस्टिंग पर गेन देगा। जोमेटो, पेटीएम और LIC जैसे बड़े नामों के IPOs का हशर हम सब देख चुके हैं। हमारी सलाह कॉशियस इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल साफ है, अवॉइड। अगर आप एक सेफ इन्वेस्टर हैं जो लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई कर रहा है तो इस IPO से दूर रहना ही बेहतर होगा। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तब भी IPO में अप्लाई करने की जल्दबाजी न करें। लिस्टिंग के बाद मार्केट को इस स्टॉक को करेक्ट करने का मौका दें। अंत में याद रखिए, शेयर मार्केट में मौके कभी खत्म नहीं होते। फोमो को करिए बाय बाय और अपने कैपिटल को बचाकर किसी बेहतर अपॉर्चुनिटी का इंतजार कीजिए। रिसर्च करें, समझें और फिर इन्वेस्ट करें।